अरे हम तो कर रहे हैं, जितने यहाँ लोग बैठे सब पर 188 के कई केस बन चुके हम पर, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम कोई प्रदर्शन करते हैं तो हम पर तो 188 लगता है, और भाजपा के नेता भीड़ इकट्ठी करते हैं तो उनको स्वीकृति दी जाती है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? सरकार पूरे तरीके से मनमानी करने में तुली हुई है। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन अपराधियों का हौसला देखिए। ये जो फरार है छतरपुर का एक व्यक्ति, जिसने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अधिकारियों को पिटाई लगाई, फरार है, वो बधाई देने के लिए दिल्ली पहुंच गया और उनके साथ फोटो खिंचवाकर उसने संदेश दे दिया कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जब इस प्रकार से अपराधियों का हौसला बुलंद किया जाएगा भाजपा के नेताओं द्वारा तो क्या होगा? इसी तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा और संघ के नेताओं की और उनके संगठन की जमीन के मामले में जो भूख है वो अद्वितीय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स खेल का कारखाना भोपाल को दिया, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा के अनुरोध पर, और गोविंदपुरा में इंडस्ट्रियल एस्टेट लगाई गई, जहां लगभग 1100 इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं। वहाँ के एसोसिएशन, जिसमें कि लगभग 450 मेंबर हैं, वो लगभग 10,500 स्क्वायर फुट पर वे एक पार्क को मेंटेन किए हुए थे। उस पार्क में मैंने भी पौधा लगाया, बाबूलाल गौड़ जी ने भी पौधा लगाया, स्वयं शिवराज सिंह जी ने पौधा लगाया। उसे पूरे एसोसिएशन के विरोध के बावजूद भी आवंटन कर दिया गया एक ऐसे संगठन को जो अपने आप को लघु उद्योग भारती कहता है। एक तरफ जहाँ शिवराज जी रोज फोटो छपाते हैं पौधा लगाते हुए, वहीं जितने वहाँ पे पेड़ थे वो सब काट दिए गए, जला दिए गए, वहाँ भवन बनाया जा रहा है। ये इनके कथनी और करनी में अंतर है। और बिना लैंड यूज चेंज किए, बिना नगर निगम की परमिशन के निर्माण शुरू कर दिया और शिलान्यास कर दिया। हमने जब शिलान्यास का विरोध किया तो लाठी और बौछारों से हमको झेलना पड़े, हम उसमें आपत्ति नहीं है। हमने तो यहाँ तक कहा कि शिवराज जी, आप हमें मिलने का समय दे दीजिए, एसोसिएशन के लोगों से साथ हम आपसे मिलना चाहते हैं। कोई जवाब नहीं। चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को, उसका उत्तर तक नहीं आता। समय मांगते हैं, समय नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करें? आंदोलन ना करें तो क्या करें? हमने शनिवार को ही उनसे मिलने का समय मांगा था। क्या कल आपका क्या शिलान्यास हो रहा है, इसके पहले हमको मिलने का समय दीजिए। समय नहीं दिया गया। कृष्णा गौर जो कि भाजपा के स्थानीय विधायक हैं, मैंने उनसे कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, आपके पिताजी के पेड़ में पौधे लगे हुए हैं। कहने लगे भाई साहब मैं क्या करूं, मैं खुद इसके पक्ष में नहीं हूं। और ये पूरी उसमें इन्होंने कार्ड छाप दिया और उसकी मुख्य अतिथि बना दिया विश्वास सारंग को, और इनको विशेष अतिथि कार्ड भेज दिया। तो वो स्वयं इसके खिलाफ है। अब सागर में भी 2015-2016 में एनजीटी को यहाँ के तालाब में इंक्रोचमेंट की शिकायत हुई। ये तालाब जहाँ की मैंने अपने शासनकाल में भी यहाँ पर इसको काफ़ी राशि दी थी।
इंक्रोचमेंट करने वाले कौन हैं? बड़े बड़े लोग, छोटे मोटे बेचारे रैकवार लोग हैं, उनका मुझे कुछ नहीं कहना। मछली पालन का उनका धंधा है तो वो आसपास पड़ोस में बैठे, लेकिन बड़े बड़े भाजपा के नेता और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का दफ्तर वहां पे बन गया है इंक्रोचमेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के सरकार के कलेक्टर की रिपोर्ट मेरे पास है। बड़ी बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के मैं माफिया के खिलाफ हूं, 10 फुट गड्ढे में गाड़ दूंगा, लेकिन वो गड्ढा नहीं मालूम हमें किस गड्ढे में ये गाड़ना चाहते हैं। और पूरे तरीके से माफिया, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे और माफिया हो, सबसे कमीशन बंधा हुआ है। और मेरा तो ये आरोप है कि भाजपा प्रशासन नहीं चलाती है, धंधा करती है, हर चीज में कमीशन। हम लोग इसका विरोध करते हैं। और जिस प्रकार से भोपाल में हम लोगों ने प्रदर्शन आंदोलन किया था कमलनाथ जी से चर्चा करने के बाद, हम सागर में भी सरकारी ज़मीन पर, तालाब की ज़मीन पर जिन जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, वहाँ पर जो बेचारे रैकवार लोग हैं उनको बसाहत के लिए दूसरी जगह देना चाहिए। बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं और ऐसे संगठन के लोग हैं, उनके निर्माण तोड़े जाना चाहिए, हमारी मांग होगी। प्रदर्शन की तारीख कमलनाथ जी से चर्चा करने के बाद तय की जाएगी। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरी जनता आज परेशान है महंगाई से। थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे तो भाजपा सड़कों पर उतर आती थी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के बयान देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा उर्फ मामू साइकिल चला रहे थे, आज क्या हो गया जब 110 पार कर गया पेट्रोल डीजल। 2014 जिस दिन यूपीए सरकार गई, उस दिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 3.5 रुपया थी और पेट्रोल पर 9 रुपया थी। आज वो सेंट्रल एक्साइज बढ़ाकर केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने 33 रुपया कर दी पेट्रोल पर और 32.5 रुपये कर दी डीजल पर। आज यदि वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यूपीए सरकार के बराबर ले आए तो लगभग 25 रुपया लीटर पेट्रोल पे कम हो जाएगा और 30 रुपये लीटर डीजल पे कम हो जाएगा। कल मैं विदिशा में था तो वहाँ के सीनियर लोगों ने मुझे बताया कि साहब बुवाई नहीं हो पा रही है, डीजल इतना महंगा हो गया है कि हम लोग मुसीबत में है। एक टंकी जहाँ की 2-3 हज़ार में आती थी, आज 21 और 22 हज़ार में टंकी डीजल की भरी जा रही है। तो इसलिए महंगाई की मार हर वर्ग को है, गरीब को तो ज़्यादा ही है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार भी आज महंगाई की मार में त्रस्त है। खाने का तेल डेढ़ा दूना हो गया, आटा महंगा, दाल महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। खाना पकाने का गैस में 7 महीने में 350 रुपया प्रति टंकी की कीमतें बढ़ी हैं। मोदी जी के जो पोस्टर लगे थे, मैं तो कहता हूं उन पे हम लोगों को काले पोतना चाहिए। जहां उन्होंने उज्ज्वला में कहा कि हमने आपको बहुत कुछ कर दिया, क्या कर दिया? तुमने लूट लिया। और बिजली के बिल
मैं बधाई देता हूं कमलनाथ जी की सरकार को, जहां उन्होंने बिजली के बिल इतने कम कर दिए थे कि मध्यम वर्गीय परिवार के घर में भी 150-200 रुपए का बिल आने लगा था। किसानों का बिल आधा रह गया था। और उस समय शिवराज सिंह जी और मामा और मामूर का बयान है, घबराओ मत, जिस रेट में हमने बिजली दी थी उससे ज्यादा बिल मत पटाओ, और तुम्हारा कोई कनेक्शन काटता है तो मैं खुद आके जोड़ूंगा। माननीय शिवराज सिंह जी, अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो हम जब आंदोलन करेंगे, और जिसका कि हम अनुरोध कमलनाथ जी से कर रहे हैं कि जो दर कांग्रेस सरकार में बिजली की थी उसी दर से उपभोक्ताओं को पेमेंट बिजली का करना चाहिए, और बढ़ी हुई दर अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हमें पुराने दर पे जो मार्च 2020 में बिजली की दर थी उसी से हम लोग पेमेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर किसी की बिजली कटती है तो मामू आके हमारी बिजली जोड़ो, तुमने कहा था, हम आके बिजली कनेक्शन तुम्हारे जोड़ देंगे। पता पड़ जाएगा कितना झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री हमारे। साथियों, आप बार बार कहते साहब कांग्रेस प्रदर्शन क्यों नहीं करती। जो स्थिति बन रही है, यहाँ तक कि भेप भी और देवबंद भी कर रहा है, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, ये जो जनसंख्या नीति है, आप केरला को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक जो है ईसाई और मुसलमान केरला में, और वहाँ की जो जन्म दर है वो सबसे कम है देश में, सबसे कम है। कारण क्या है कि वहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था है, इसलिए जो जन्म दर है, ये जो पॉलिसी बनाना चाहिए, इस पर इस बात का ध्यान देना चाहिए। आज भी पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके 2 बच्चे 3 बच्चे ज़्यादा होते कहाँ हैं। ये तो गरीबी इसका प्रमुख कारण है। गरीबों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान या कुछ नहीं है। गरीबी मिटाओगे अपने आप जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, शिक्षित करोगे अपने आप जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। उनके स्वास्थ्य की सेवाएं, उनका जो पोषण है, कुपोषण समाप्त करोगे, जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। और जहाँ तक इस बात का सवाल है, मैंने तो सन 2000 के अंदर ये नीति बना दी थी, इनके तो 21 साल बाद समझ में आ रही है। जब आने वाले समय में शाखाएं लगाने की बात आ रही है और हिंदू मुस्लिम एक डीएनए होने की बात की जा रही है, तो क्या ये पश्चिम बंगाल में जो डोज मिला है तो अब यूपी में ना मिले उसकी बात ये है कि हम हमेशा कहते रहे, कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हमेशा से कहते रहे, कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और यही सनातन धर्म भी कहता है, सभी समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और हम तो ये नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारा नारा लगता है, तो प्राणी में सब लोग आते हैं। पूरा विश्व एक परिवार है, ये व्यापकता है सनातन धर्म की, और यही व्यापकता है देश की, और यही व्यापकता है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की, गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा की, यही व्यापकता है। हमेशा से याद रखो, फूट डालो और राज करो की राजनीति अंग्रेजों ने सिखाई। अंग्रेज चले गए, चेले छोड़ गए, जो आज हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी इतने ही गंभीर हैं अपने उस बात को लेकर कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो अपने चेले चपाटियों को समझाते क्यों नहीं है? जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ गुजरात में, क्यों मोदी जी से स्पष्टीकरण नहीं लेते?
जो आदित्यनाथ जी के द्वारा जो निर्दोष मुसलमानों को परेशान किया गया, डॉक्टर कफील जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने जेब से खर्च करके बच्चों को बचाया, उसके खिलाफ मुकदमा दिया, उसको जेल भेज दिया। क्या यही डीएनए बराबर की बात करते हैं आप? फिर बाद में क्यों कहते हो कि हिंदू धर्म खतरे में है? किससे खतरा है? जब डीएनए सबका एक है तो फिर लव जिहाद कानून की जरूरत क्या है? फिर धर्म परिवर्तन के कानून की आवश्यकता क्या है? कहना कुछ और करना कुछ, यही भाजपा और संघ का चाल, चेहरा और चरित्र है। राय साहब, कल बिसाहू लाल सिंह टैक्स क्यों नहीं घटा दी? बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में टैक्स नहीं बढ़ा। सेंट्रल एक्साइज राज्य सरकार नहीं बढ़ाती है, सेंट्रल एक्साइज के तय करती है केंद्र सरकार, उसको राज्य सरकार कम नहीं कर सकती। मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि केंद्र सरकार यदि सेंट्रल एक्साइज टैक्स ही कम कर ले तो 25 रुपया लीटर पेट्रोल और 30 रुपया लीटर डीजल का फर्क आ जाएगा। कहने का यह मतलब है कि जो राज्य सरकारें अपना टैक्स जोड़ती है वो घटा लें। तो आप महाराज शिवराज सिंह से अनुरोध कर दीजिए। सबसे शुरुआत करें तो शिवराज जी। अरे शिवराज सिंह से इसलिए कहूंगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जीएसटी लागू होता है। आपदा को लेकर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अमेरिका में आपदा आई थी तो पूरा देश एक झंडे के नीचे था। मैं सहमत हूँ कि आपदा में हम सबको एक रहना चाहिए, लेकिन भेदभाव का मोदी जी क्यों कर रहे हैं, शिवराज जी क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में कोरोना का हम लोगों ने आगाह किया, राहुल जी ने, इनका मखौल क्यों उड़ाया गया? क्या विदेशों में इस प्रकार का विपक्ष का मखौल उड़ाया जाता है जिस प्रकार का मखौल इन लोगों ने उड़ाया? अगर राहुल गांधी जी की उन्होंने बात मानी होती तो ये हालत नहीं होती। ऑक्सीजन के लिए तरसते नहीं रहते लोग बाग, ऑक्सीजन के लिए मरते नहीं होते लोग बाग। स्वयं मैंने 16 सितंबर 2020 राज्यसभा में कहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर कालाबाजारी हो रही है, आप इसकी व्यवस्था कराइए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही फेफड़ों का इलाज हो सकता है। उसका निर्यात क्यों करवाया मोदी जी ने? उस मोदी जी हमको बता दें, जब यहाँ लोग मर रहे थे उस समय वो चुप क्यों बैठे हुए थे? तब उनको ज्ञान क्यों नहीं आया? ऑक्सीजन का आपने निर्यात क्यों होने दिया? 1920 में जो ऑक्सीजन जितना हमारा निर्यात हुआ उससे दुगना निर्यात ऑक्सीजन का मोदी जी ने आपदा में किया। क्यों किया? पीपीई किट आप निर्यात कर रहे थे, जब हमारे डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन आप निर्यात कर रहे थे, जब हमारे पास लोग भटक रहे थे, 1200 के इंजेक्शन लाखों में लोगों ने खरीदे हैं। कब होशबल जी क्या कर रहे थे? आपदा में अवसर नहीं, आस्था में भी अवसर हो गया है। भगवान राम के मंदिर के जमीन घोटाले में कभी हुआ है सागर में? आधे घंटे में 16.5 करोड़ की जमीन का फायदा किसी को हुआ है क्या सागर में आज तक? 2.5 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है, 2 एकड़ में, और आधे घंटे बाद 18.5 करोड़ में कस खरीद लेता है। हमने भी चंदा दिया है, मामू ने दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000। हम मांग करते हैं उनसे कि हमारे चंदा का हिसाब दो। पहले भी हमने राम मंदिर के अभियान में चंदा दिया था, 1400 करोड़ खा गए विश्व हिंदू परिषद। वहां के, मैं नहीं कह रहा वहां के महंत निर्मोही अखाड़ा के महंत ने आरोप लगाया है, न तब आज दिया न अब। चंपत राय जी को बुलाया था अभी आरएसएस के प्रमुख जी ने चित्रकूट में, गुपचुप क्या बात हुई, उजागर करो। क्या चंपत राय को हटाएंगे वो लोग? मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया हुआ है, मोदी जी चेयरमैन है, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? 20 लाख की जमीन बढ़ के हो जाती है 2.5 करोड़। आपदा में अवसर नहीं, तो आस्था में अवसर ढूंढ रहे हैं भ्रष्टाचार का। सर आपकी मांग क्या है? इसका ऑडिट होना चाहिए, पूरा ब्यौरा देना चाहिए चंदे का। सबसे पहले तो चंपत राय को हटाना चाहिए, पहले उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण चलना चाहिए। और हमारी तो मांग ये है कि आपने जो ट्रस्ट किया उसको बनाया उसको भंग करो, क्योंकि उसमें जो सनातन धर्म के प्रमाणित लोग हैं उसमें से नित्य गोपाल दास जी को छोड़ के और कोई नहीं है। हमारे नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट बनाया था, जिसमें 4 प्रमाणित शंकराचार्य जी उसके सदस्य थे।
रामानंद जी संप्रदाय के प्रमुख उसमें थे, अखाड़ा परिषद के प्रमुख उसके अंदर थे। आप इसमें नेतागिरी क्यों, राजनीति क्यों घुसा दी आपने राम मंदिर में? उस ट्रस्ट को भंग करिए और रामालय ट्रस्ट जो कि आज भी वजूद में है उसको सौंपिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।